Hello and good morning, everyone. Welcome you back to our batch of CA Intermediate Auditing and Ethics Power Batch, जिसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. चलिए, तो लास्ट हमने असेट्स का डिस्कशन कर रहा था, जिसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल्स कवर किया था. हम देख रहे थे कि सभी असर्शंस, इनफैक्ट सभी असेट्स में हम 4 असर्शंस चेक कर रहे हैं. सबसे पहला असर्शन हम देखते हैं एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं. उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि उसका वैल्यूएशन सही है या नहीं. देन हमें देखना होता है कंप्लीटनेस असर्शन, कि कुछ छूट तो नहीं रहा है. और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हमने आखिरी के लिए रखा है. हालांकि ये भी देखा कि एक राइट्स और ऑब्लिगेशन असर्शन होता है जो एसेट लायबिलिटी में चेक करते हैं, बट यहाँ पे उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं लिखना है. ट्रेड रिसीवेबल के बाद अगले एसेट पे आते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट. सबसे पहली चीज समझ लीजिए, कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, ये शेड्यूल 3 बताता है. इसका बेसिक मतलब होता है वो एसेट जो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश हो. रेडिली रियलाइजेबल इन कैश हो, इसका मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर आप उसे एनकैश कर सकते हो. और इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू. तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो ये डेफिनेटली एक कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू है. सो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है. नॉर्मली इसमें क्या चीज़ें आएंगी, तो बैंक में कोई एफडी करी है आपने 2-3 महीने के लिए तो वो आ सकती है. इसी तरह से कोई ट्रेजरी बिल है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है. ऐसी एसेट्स यानी एज गुड एज कैश, बस अभी एनकैश हो जाएगी. ट्रेड रिसीवेबल अगर 3 महीने के भी हुए तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होता. अगर बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो डिमांड डिपॉजिट है. इट इज ट्रीटेड एज गुड एज कैश. हालांकि आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट में फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को कलेक्टिवली साथ में बताया जाता है. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप ये कह सकते हो कि आपके पास कैश इन हैंड आएगा, स्टैम्प्स आएंगे, बैंक बैलेंसेस आएंगे. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें शामिल होंगे. सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जिस्टेंस में आप क्या चेक करोगे. तो ये तो सबसे आसान है कि आप ईयर एंड पे जाके क्या कर लो, जो बुक्स में कैश बैलेंस दिख रहा है देख लीजिए वैसा है या नहीं है. फिजिकल वेरिफिकेशन होगा. तो कंप्लीटनेस असर्शन में एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस दोनों की बात की गई है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, और कोई मिस तो नहीं हो रहा है. ये कंप्लीटनेस असर्शन. इसमें प्रोसीजर क्या लगेगा. सबसे पहले हम करेंगे एक सरप्राइज चेक. सीधी सी बात है भैया, कैश में बता के चेक करोगे तो वो मैच ही करवा देगा. तो हमें बिना नोटिस दिए कैश को वेरिफिकेशन करना है. लास्ट डेट पे भी करना है, बट कभी हो सके तो आपको बैलेंस शीट डेट के बाद भी जाके करना चाहिए, या पहले भी कर सकते हो. कोशिश करना कि अगर आपकी कंपनी में कैश मल्टीपल लोकेशंस में मेंटेन हो रही है तो सब जगह एक साथ चेक हो, पॉसिबल हो तो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, कैशियर एक जगह कैश दूसरी जगह पहुंचा देगा. प्लस कैश अकेले काउंट मत कर लेना, गायब हो गई तो मालूम पड़ा तुम्हें बोल देंगे कि बोले ऑडिटर ने चोरी कर गया. हाय. तो कैशियर सामने होना चाहिए. ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है अपन बेसिकली क्या करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं और देखते हैं कि मूवमेंट्स किस तरह के. आप एक समरी बना सकते हो रिसीप्ट और पेमेंट की, और ट्रेंड्स देख सकते हो. जैसे नॉर्मली अगर आप एक समरी बनाओगे तो आपको लगेगा कि कंपनी का कैश बैलेंस फर्स्ट वीक में एकदम ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे पेमेंट्स फर्स्ट वीक में रिकवर होते हैं. और फिर 7 तारीख को एकदम से गिर जाता है, क्योंकि 7 तारीख को हमारे यहाँ सैलरी पे होती है तो वर्कर को कैश में दी जाती है. आजकल तो खैर बैंक से दी जाती है, बट अपन कैश और कैश इक्विवेलेंट में बैंक भी शामिल करते हैं. तो इससे आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगी. फिर आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा हर महीने होता है, तो वो बताएगा हाँ. फिर हमने देखा कि अरे बाप रे, मार्च में तो सैलरी एकदम से, मार्च एंड में ही कैश एकदम से बढ़ गई और कम भी हो गई. तो हो सकता है वो बताए कि भाई मार्च की सैलरी हम 31 मार्च पे पे करते हैं, इसलिए हम पहले कैश निकाल के रखते हैं या मंगा लेते हैं जल्दी, और ऐसा कुछ. तो ये वेरिएशन से आपको पता पड़ेगा कि भाई कैश के कहाँ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस है, वहाँ पे फिर आप ज़्यादा चेकिंग जाके कर सकते हो. नॉर्मली एक मेमोरेंडम कैश बुक बनाई जाती है कैशियर के द्वारा, जिसमें कैशियर खुद रिकॉर्ड करता है कि आज भैया कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, बचे कितने हैं.
तो हमें उसकी एंट्रीज को टेस्ट करना है कैश बुक की एंट्रीज से कि दोनों मैच खा रही है यानी। कई बार इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉई ऑफिस के काम से कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है तो उसको 5,000 एडवांस दिया, तो वो बंदा 5,000 रुपये जब लेगा तो वो बोलेगा ठीक है मैं आऊँगा तो आपको बता दूंगा कितने खर्चे हुए, ज़्यादा हुए तो ले लूँगा, बच गए तो दे दूंगा। तो उस समय क्या करता है कैशियर, ये 5,000 रुपये दे के उससे एक अपनी कैश बुक में ही साइन करा लेता है, स्लिप में साइन करा लेता है। अब ये 5,000 खर्चा हुआ नहीं है, ये पता पड़ेगा बाद में, एडवांस है। फिर वो वापस आता है तो उससे एक्चुअल एक्सपेंस लेके एक्सपेंस बुक कर देता है कैश बुक में, और जो बचा हुआ पैसा है वो रिफंड ले लेता है। तो इसे कहते हैं टेम्पररी एडवांस। अगर ये किसी एम्प्लॉय को दिए हैं तो इसे इनिशियल किया जाता है एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा, और इसे एक सही खाते में डेबिट करना पड़ेगा। इफ इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर स्लिप्स, चिट्स और IOUs। तो नॉर्मली इसमें खाता क्या यूज़ किया जाता है, तो या तो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दो ये पैसा कितना जो आपने एडवांस दिया है कि भाई अभी ये सस्पेंस है, बाद में पता पड़ेगा कि एक्चुअल कितना हुआ है। या कई बार इसे IOU टाइप के एक अकाउंट में डाल देते हैं। IOU इसका मतलब है कि हमारा एम्प्लॉय कह रहा है कि भाई ये पैसे मुझे आपको लौटाने हैं, सब्जेक्ट टू जितने खर्चे करने के बाद बचेंगे उतने। तो वो क्या खाते में जा रहा है वो आप चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपने यार दोस्तों को पैसे दे दिए हों, वो वापस ना आए, तो ऑडिटर को ये चेक करना है। फिर कंफर्मेशन आप कहाँ पे लोगे, जहाँ पे भी बैंक बैलेंस है आपकी कैश थर्ड पार्टी के पास रखी है। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल कॉन्टैक्ट द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास हमारी कैश रखी है। सारे ईयर एंड के बैलेंसेस के लिए करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे टेस्ट चेक से बेहतर है कि आप कंफर्मेशन सभी का ले। तो बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली होता ही है अवेलेबल, वही कंफर्मेशन है और क्या है। आजकल तो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। अगर कोई डिफरेंसेस है तो उसे इन्वेस्टिगेट रिकनसाइल करो। वो क्यों हो सकता है, वही चेक इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। कोशिश 100% बैंक अकाउंट के कंफर्मेशन की लेना, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट निकल जाते हैं सबके ऑनलाइन। कभी बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें तो हमें एडिशनल टेस्टिंग करना पड़ेगी, जैसे कि ऑनलाइन स्टेटमेंट, टीम मेंबर टू बैंक ब्रांच फॉर कंफर्मेशन। सीधी सी बात। तब आज की तारीख में कौन जाके बैंक से कंफर्मेशन मांगेगा? अगर आपका ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेटेड है तो आप वही करोगे, नहीं तो ये। और वेरिफिकेशन ऑफ BRS। तो बैंक के केस में सबसे बड़ा इशू क्या होएगा कि आपका बैंक का रिकनसाइल होना चाहिए आपकी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, और डिफरेंसेस जो भी है वो एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे। उसमें से कुछ चीज़ें आपकी कैश बुक में एंटर होना चाहिए जिससे एडजस्टेड कैश बुक बनती है, तो ये हमें चेक करना है। गुड मॉर्निंग जी। तो वेरिफिकेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमें प्रोसेस और फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट से समझनी है। आप बनाओगे क्या एज एन ऑडिटर, या मैनेजमेंट बनाएगा? दोस्त मेरे, वो मैनेजमेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि अपन तो ऑडिटर है, मैनेजमेंट का तो खुद का पैसा है। अरे हेलो हेलो भैया, दोस्त की वाइफ की चिंता दोस्त ज़्यादा करेगा कि तुम ज़्यादा करोगे? समझ रहे हो ना? अपन तो ऑडिटर है, अमीन। अपन तो कंपनी में चेक करने जा रहे हैं, ये भाई तो क्या है, ये तो प्राइमरली अपना पैसा है, इसकी खुद की जिम्मेदारी है, तो ये यूज़ करेगा। अरे अपने पैसे की बात करो। तो BRS में आप क्या करते हो? सबसे पहले शुरू क्या होएगा, कैश बुक और पासबुक से अपन शुरू करेंगे क्रॉस करना। उसके बाद अपन जितनी भी रिकनसाइलिंग आइटम है उनको चेक करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको पता ही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इन सब तरह की चीज़ें। इसमें आपको एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि अगर कोई चेक स्टेल हो गया है, स्टेल का मतलब क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड मतलब समझते हो, आज की तारीख में 3 महीने पुरानी डेट का चेक इनवैलिड हो जाता है, वो फिर जमा करोगे तो बाउंस होगा, पैसे नहीं मिले, तो वो BRS में नहीं आएगा। फिर उसका आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में रिवर्स करना पड़ेगा, वापस से डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, उससे पैसे मांगना पड़ेगा। आपको सारी मटेरियल रिकनसाइलिंग आइटम, ये तो ठीक है, आपको पता ही है, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। इसमें ऑडिटर क्या कर सकता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद देख ले कि क्या वो बाद में क्रेडिट हो गया, क्या नहीं हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन मांगे, यार ये इतने दिन हो गए क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 31 मार्च का चेक है, अभी ऑडिट कर रहा हूँ मैं, 25 अप्रैल हो गई है आज, और आज तक क्रेडिट कैसे नहीं हुआ? और फिर देख लो कि अगर ये चेक एक्चुअल में क्रेडिट नहीं हो रहा है तो फिर इसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड, अगर ये रेवेन्यू रिलेटेड है तो करे या ना करे।
इसके अलावा एक मेजर खाता होता है आपका चार्जेस डेबिटेड क्रेडिटेड बट नॉट अकाउंटेड फॉर, बैंक चार्जेस कोई लगाए तो इसे आपको कैश बुक में एडजस्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल खर्चा है, बुक होना चाहिए और हमें ऑडिटर ओपिनियन क्वालिफाई करना पड़ेगा इफ नॉट एडजस्टेड। तो आप समझ लीजिए सर कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें समझाने समझने वाली बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। ये पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बढ़िया नोट्स होना ही काफ़ी है। इसमें कोई कंफ्यूजिंग चीज़ें बहुत ही कम है, 10% होगा जहाँ पे मैं कुछ समझा पाऊँगा। बाकी अपने को सिर्फ शानदार नोट्स चाहिए और कुछ भी नहीं, और फिर अपन रिवाइज करते जाइए। आपके कोई डाउट आए तो आप साथ साथ में पूछते जाइएगा। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर ये तो अपन बस जो चार्ट से उन्हीं को रीड आउट कर रहे हैं, तो ये चैप्टर में मैंने आपको बताया दोस्तों कि शानदार नोट्स होना ही आपका काम कर देता है। हाँ, जहाँ भी कुछ चीज़ समझने की होगी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस का वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली हुआ है। वैल्यू क्या होती है सर? वो सिर्फ फॉरेन करेंसी के केस में होगा कि उसका रेट आपने सही लिया। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बाद में देखिए। सर ये तो ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन पहला ऐसा आ सकता है बेटा कि आप एक ऑडिटर हैं किसी पर्टिकुलर एंटिटी के और कैश एंड बैंक बैलेंस वेरीफाई करना है, तो उसमें बीआरएस रिलेटेड आप क्या वेरीफाई करोगे? नॉर्मली 1 2 3 4 5 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ए बी सी डी ई। ऐसा बहुत अनलाइकली है बेटा कि आपसे वो पूछेंगे कि बताओ क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके लिए बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे केस में नॉर्मली एक पार्ट पे सवाल पूछते हैं, और पार्ट पे सवाल पूछने का मतलब वो सिंपली आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि बताइए सरप्राइज चेक का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की सरप्राइज चेक क्यों और कैसे करना चाहिए। तो आपको सिर्फ सरप्राइज चेक वाला लिखना पड़ेगा कि सरप्राइज चेक। अब आपको कभी एग्जाम में नहीं भी आया तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहले समझना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, उसके लिए हमें सरप्राइज चेक करना चाहिए, जिसका मतलब बिना इंफॉर्मेशन के हमें जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए। कब करना चाहिए? तो टाइमिंग बता देना कि भैया हमें कब करना चाहिए, ईयर एंड पे हो सके तो उसके बाद भी। कैसे करना चाहिए? तो हमें सारी लोकेशंस का एक साथ करना चाहिए, ऐसी कोशिश करना चाहिए अगर संभव हो तो। किसके साथ करना चाहिए? तो कैशियर भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ऐसे। तो ये आपको मेमोराइज करने के लिए आपने क्या तरीका अपना लिया यहाँ पे कि यहाँ पे व्हाट इज सरप्राइज चेक आपने ये बता दिया, व्हेन टू डू इट, इसके अलावा हाउ टू डू इट और विथ whom टू डू इट। तो अगर आपने ऐसी चीज़ें लिख ली तो आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप रिवाइज करोगे कि हाँ 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 सरप्राइज वेरिफिकेशन में सर ने बताया था व्हेन हाउ, उससे अपन रिलेट करके एग्जाम में याद कर लें। रफ कैश बुक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आपको एक तो एंट्रीज चेक करना है, तो आप कोई भी चीज़ चेक करोगे तो लिखोगे टेस्ट चेक करेंगे, बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्प्रेरी एडवांस, इसका आपको ख्याल रखना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे याद रखने की कोशिश करना है कि रफ कैश बुक और टेम्प्रेरी एडवांस, यानी दोनों ही ऐसे रफ टेम्प्रेरी टाइप की चीज़ है, तो उससे ये पॉइंट आना चाहिए। डायरेक्ट कंफर्मेशन में कभी भी आप कंफर्मेशन ले ना बेटा, कोई भी कंफर्मेशन का आए, जैसे आपको मैं ट्रेड रिसीवेबल में बताऊं या इसमें बताऊं, किसी भी जगह अगर आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेने की बात करोगे तो एक ही नियम होता है कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करके कंफर्मेशन लोगे, सैम्पल साइज डिसाइड करोगे क्या है, बैंक्स के केस में 100% कोशिश करो, अगर कंफर्मेशन में डिफरेंस आए तो रिकनसाइल करो, नहीं आए तो फॉलो अप करो, बस। अब आप देखो यहाँ पे भी यही है, पहले हम डायरेक्ट कंफर्मेशन लेंगे, ऐसे 505 कहता है ऐसा डायरेक्टली लेना चाहिए। फिर टेस्ट चेकिंग क्या करेंगे, सबकी लेने की कोशिश करेंगे। फिर डिफरेंसेस होंगे तो रिकनसाइल करेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे या ब्रांच पे आदमी को भेजेंगे और मंगाएंगे। सेम इसी लॉजिक से आप देखिए, मैंने क्या बोला आपको, जब भी कंफर्मेशन से रिलेटेड मुद्दा है तो आप क्या करोगे, कोशिश क्या करना लिखने की कि कंफर्मेशन में आपको क्या क्या लिखना है। एक तो प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे,
लेने का एज एन डायरेक्ट लेंगे। फिर आपकी सैंपल साइज क्या होना चाहिए। फिर अगर डिफरेंस आए तो रिकन्सिलिएशन होगा, नहीं मिले तो फॉलोअप कैसे करेंगे, ये सब बातें करना है अपने को। आपको ये भी पूछ लेना चाहिए कि व्हाट टू कंफर्म, इंफॉर्मेशन टू कंफर्म। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर एंड बैलेंस कंफर्म करेंगे, इनफैक्ट पूरा बैंक स्टेटमेंट ही मंगा लेंगे। अब यहाँ पे छोटा है, ट्रेड रिसीवेबल में थोड़ा सा लंबा चौड़ा और ज़्यादा डिटेल में दिया गया। तो आप यहाँ पे देखिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मालूम है, ये ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन या डायरेक्ट कंफर्मेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो जैसे देखिए, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि हम कस्टमर से डायरेक्टली कंफर्म करें। कैसे करेंगे कंफर्मेशन, तो मैनेजमेंट की कंसेंट लेंगे। अगर मैनेजमेंट मना करे तो रीज़न पूछेंगे। बैलेंसेस या तो बैलेंस शीट के या कोई और डेट के कंफर्म करें। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। नेगेटिव के क्या फ़ायदे नुकसान है। सिलेक्शन सैम्पल साइज कैसे होगी, अनडिलीवर्ड है तो कैसे फॉलोअप करेंगे। डायरेक्ट कंफर्मेशन पे हमें कंट्रोल लगाना है, डायरेक्टली मेल करना है। और क्या फर्दर टेस्ट आप लगा सकते हो ये समझना है। और रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल्स की आर्म्स लेंथ प्राइस पे या नहीं है ये चेक करना है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट है। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल अगर आप कर रहे हो तो अदर देन सेल्स फिर ट्रेड रिसीवेबल नहीं है तो उसे बाहर रखिए। फिर ट्रेंड एनालिसिस अपन ने वहाँ भी देखा था, यहाँ पे भी देखा था, पर ये एज सच कन्फर्मेशन का पार्ट नहीं है, ये एक एडिशनल प्रोसीजर है। तो आप बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट कन्फर्मेशन में भी मोरलेस चीज़ें वैसी है, पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया गया है कि प्रोसीजर कैसे लोगे आप। तो परमिशन की बात हुई, मैनेजमेंट ने मना किया तो क्या करेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो आपको पढ़ना है ऐसे बेटा, आप साइड में ये लिख लीजिए, मैनेजमेंट परमिशन। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बैलेंस किस डेट का कंफर्म करना है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव कौन से फॉर्मेट की लेनी है। फिर सैंपल साइज क्या होगी, फॉलोअप कैसे होएगा। हमें कंट्रोल करना है, एज इन डायरेक्टली ओवरसी डिस्पैच करनी है। ये सब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात है, हमारे खूब डायरेक्ट होना चाहिए। देन हमें ये देखना है कि अगर क्या एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है बैलेंस कंफर्म नहीं हुआ तो। सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल शामिल हो और रिलेटेड पार्टी के केस में आर्म्स लेंथ। अब इसमें कभी हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा, तो ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा। और ये 505 में जो डिस्कस किया वही है। हम बोलते हैं जब भी हमारे पास सपोज क्या हुआ, नो रिप्लाई होता है तो क्या करते हैं बेटा, दूसरे प्रोसीजर लगाते हैं, फॉलोअप करते हैं, फिर भी नहीं आए तो दूसरे प्रोसीजर लगाते हैं। डेटर के केस में क्या हो सकता है, सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कस्टमर को जो गुड्स हमने भेजे हैं और जो पुराने पेमेंट आए हैं वो देख सकते हैं। हम एक एग्जामिनेशन इन डेप्थ कर सकते हैं, यानी कुछ ट्रेड रिसीवेबल की सेल्स को वेरीफाई कर ले डिटेल में कि भैया सेल्स जेन्युइन है तो ठीक है, अब बैलेंस मैनेज नहीं भी हो रहा है तो ये एडिशनल टेस्ट डायरेक्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे जवाब ना मिले तो लगाए जा सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सागर। आप क्या करेंगे, ऐसे साइड में हर पॉइंट लिखेंगे, उसके अपन शॉर्ट फॉर्म्स लिखते जाएंगे ताकि एग्जाम में अपने को ध्यान रहे। अब जैसे बीआरएस है तो बीआरएस में आप बताओ क्या है। ऑब्वियस सी बात है, बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैश बुक और पासबुक। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस। डिफरेंस को आप कैटेगराइज कर सकते हो कुछ पार्ट में। एक है इशूड नॉट क्लियर्ड, एक है डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, या क्या नॉट प्रेजेंटेड बोलते हो आप। और आखिरी है बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट। तो इन तीनों से रिलेटेड जो पॉइंट बीआरएस बनाते समय तुमको ध्यान है वो लिखना है, खत्म हो गई बात।
ये पूरे चैप्टर को आप ऐसे तैयार करोगे बेटा, क्योंकि इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा मेमोराइज नहीं कर पाओगे। तो इसकी ट्रिक यही है, पहले एक बार समझ लिया, फिर हर पॉइंट के ऊपर आपने ऐसी समरी नोट कर ली कि इसके अंतर्गत ये 4 पॉइंट लिखने में मेरा काम हो जाएगा, ऐसा। अब आते हैं इन्वेंट्री पे। सबसे पहली बात, इन्वेंट्री कहाँ डिफाइंड है? AS2 में। वो क्या बोलते हैं इन्वेंट्री? तो जो आपके कोर बिजनेस में यूज आने वाली चीज़ है वो इन्वेंट्री। उदाहरण के तौर पे आप यूँ समझिए कि आपका सपोज बिजनेस है पेंसिल बना के बेचने का, या आपका कोर बिजनेस, पर आपने कोई स्टेशनरी ऑफिस के लिए खरीद रखी है तो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, भले ही आपने स्टॉक कर रखी है। तो जो आप अपने ऑफिस के लिए ले रहे हो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, जो एक्चुअल में आप बना के मार्केट में बेचने के लिए रख रहे हो वो इन्वेंट्री है। सिर्फ उसी का वैल्यूएशन होता है। ऑफिस की स्टेशनरी अगर स्टॉक में रखी हुई है, आप उसे प्रीपेड एक्सपेंस बता सकते हैं अगर आपने पूरी स्टेशनरी कंज्यूम नहीं की। तो इन्वेंट्री में सिर्फ क्या आएगा? दे आर फॉर्म ऑफ करंट एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सम सेल और कंजम्पशन इन प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग सर्विसेज। AS2 की डेफिनेशन है, यानी ऑल इन ऑल फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या कंज्यूमेबल आइटम्स, पैकिंग मटेरियल वगैरह। आप बताइए इन्वेंट्री में क्या क्या असर्शन चेक करना है हमें? तो वही सबसे पहले एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस असर्शन में क्या चेक करते हैं? ईयर एंड पर इन्वेंट्री हमारी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? इन्वेंट्री अकाउंट मैनेजमेंट से पूछेंगे, हम अटेंड करेंगे, पढ़ा तो है अपन ने, कहाँ पर? SF 501 में। तो जब आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो कुछ चीज़ें जैसे आप अपना ही माल चेक करोगे, यानी जो हमारा है वही चेक करे, कंसाइनमेंट वाला ना करे, या सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड चेक ना करे, और आप सुपरवाइज करो और थोड़े बहुत टेस्ट काउंट पुट भी करो। तो अब टेस्ट काउंट अगर ऑडिटर करेगा तो उसमें ऑडिटर को क्या करना है, अब अपन वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जब कंपनी खुद मैनेजमेंट खुद वेरीफाई करेगा तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से काउंट कौन कर रहा है, उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है, सुपरवाइज कौन कर रहा है। हर आइटम प्रॉपरली टैग्ड होना चाहिए, इसका मतलब आइटम के बाहर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि आप सोचो, आप अमेजॉन, अब अमेजॉन तो आप बोलोगे सर एक्सचेंज है, खुद की इन्वेंट्री नहीं रखता, पर आप सोचिए कि आप डीमार्ट का इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो और उसके गोडाउन में इतनी सारी इन्वेंट्री रखी होगी डब्बों में, तो बाहर नाम लिखा होना चाहिए ना कि भैया ये किस चीज़ की इन्वेंट्री, नहीं तो कैसे आप करोगे वेरिफिकेशन। उसके ऊपर प्रॉपर अमाउंट भी दिखाया जाना चाहिए। तो अमाउंट या तो अमाउंट होगा, वैल्यू होगी, या क्वांटिटी होगी। तो अमाउंट कैन बी इन रुपीज़ और क्वांटिटी जो भी है पर होना चाहिए, तभी तो आप मैच कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, सेकेंडरी पैकिंग होती है, डब्बे होते हैं कार्टन के, उसके अंदर इन्वेंट्री होती है। फिर टैग्स और समरी को कंट्रोल करके, रिकनसाइल करके, डिस्क्रिपेंसी क्लाइंट के साथ अग्री करना पड़ती है। डिफरेंसेस रिकनसाइल, फिर अपन रिकन्सिलिएशन करेंगे टेस्ट काउंट का टैक्स के साथ। वही मतलब मैनेजमेंट ने टेस्ट काउंट किया तो बोला ये इन्वेंट्री है, तो फिर अपन चेक करेंगे कि उसने सही लिखा है या नहीं। अलर्ट रहना है। कट ऑफ क्रिएट करना है हमें, मतलब 31 मार्च के इधर और 31 मार्च के उधर। ये करंट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। तो आप ये चेक कर लीजिए कि कोई भी अगले साल की चीज़ इस साल या इस साल की अगले साल तो नहीं गई। कैसे? कम से कम आप एक काम करना, 1 अप्रैल के 5-6 डॉक्यूमेंट देख लेना जो 1 अप्रैल को बुक्स में परचेज रिकॉर्ड हुई है या इन्वेंट्री। ऐसा तो नहीं है कि वो माल 30 मार्च को ही आ गया था, 31 मार्च को ही आ गया था और रिकॉर्ड 1 अप्रैल को। तो ये बोला गया, इसे बोलते हैं कट ऑफ चेक करना। देन थर्ड पार्टी स्टॉक हमारे शामिल नहीं होना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब? गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल, सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, रिसीव्ड ऑन कंसाइन। और सारी स्टॉक शीट काउंट होना चाहिए, छूटना कुछ नहीं चाहिए। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अगर फिजिकल और स्टॉक रिकॉर्ड्स में, तो हमें सबसे पहले तो क्लाइंट से स्टॉक शीट साउंड कराना है और फिर उसके बाद उसे रिकनसाइल करना। नॉर्मली कब बेहतर होगा काउंट करना, ईयर एंड पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कंपनी के यहाँ पे डिटेल रिकॉर्ड्स डेली मेंटेन हो रहे हैं, परचेज सेल, तो आप साल के बीच में भी कर सकते हैं। कभी आपकी
थर्ड पार्टीज के पास स्टॉक रखा हुआ है तो आपको थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना होती है 501 में, उसके बारे में बात की। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको इन्वेंट्री का टेस्ट काउंट करना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा थिंग्स टू नोट if auditor does a test count of inventory. ऐसे points to remember while doing a test count of inventory. आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, ये कह के कि भैया हमें सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो कर रहा है उसे ऑब्जर्व करना है। तो आपके मेन कीवर्ड्स क्या होंगे टेस्ट काउंट्स के केस में, आप चाहें तो यहाँ पे एक तो हमें ऑब्जर्व करना है, दूसरा हमें टैक्स चेक करना है, तीसरा डिस्क्रिपेंसी अगर आती है तो उसे रिकंसाइल करना है, मेजर डिफरेंस है थर्ड पार्टी स्टॉक हमारे यहाँ शामिल ना हो, इसी तरह से हमारा स्टॉक अगर वेयरहाउस वगैरह में रखा है दूसरी लोकेशन पे तो देखा जाए, कट ऑफ प्रोसीजर्स का ख्याल रखा जाए, ईयर एंड की इन्वेंट्री, टैग्स में बहुत सारी चीज़ें थी अपन ने प्रॉपरली टैग्ड है, फिर हमें खुद को टेस्ट करना है काउंट और टैक्स को, डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है अमाउंट में या प्रॉपर दिया हुआ है टैक्स में, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इतने भी लिख दिया आपको तो बहुत सारे हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आधे आधे मार्क का 1 पॉइंट होगा तो 6 पॉइंट पे पूरे हो जाएंगे, 4 का होगा तो शायद 8 एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, करना कब है वो देख लिया अपन ने, ईयर एंड पे करना है, इंटरिम डेट पे भी कर सकते हैं अगर परपेचुअल सिस्टम हो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हो। बाकी क्या है और क्या है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। तो ऐसे आप क्या करोगे बेटा, जो भी ऐसे थोड़े से डिटेल वाले ना उसकी ऐसी समरी बना लो आप साथ साथ में, तो इससे बस आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा और आपको ये पूरा चैप्टर इतना बढ़िया हो जाएगा कि एग्जाम से पहले आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। चलिए, फिर कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे आप, मतलब हमारा सारा स्टॉक हमारी बुक्स में आ रहा है या नहीं। तो कंप्लीटनेस का मतलब है ऑल एंटिटी स्टॉक इंक्लूडेड इन बुक्स। तो बताइए कैसे वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले आप स्टॉक रजिस्टर देखोगे तो स्टॉक रजिस्टर में क्वांटिटी होगी, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो स्टॉक रजिस्टर एग्जामिन करो, क्वांटिटी बता पड़ेगी। फिर कट ऑफ चेक करिए इस साल अगले साल का। वो कैसे चेक करोगे, आपके जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे उससे देखिए इस साल का इस साल में रिकॉर्ड हुआ, अगले साल का अगले साल में, वही माल कब आया कब गया। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है आप फिजिकल चेक करोगे ही, उससे भी पता पड़ेगा कुछ छूट तो नहीं रहा है। इसके अलावा आप फिजिकल चेक को करके किससे वेरीफाई करोगे, परपेचुअल रिकॉर्ड यानी कि कंपनी के स्टॉक रजिस्टर से, और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से, या यूँ कह लीजिए आपकी बुक से। और सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे पास है तो शामिल ना हो, थर्ड पार्टी के पास हमारा स्टॉक है तो शामिल हो जाए। इन सब के अलावा एक एनालिटिकल प्रोसीजर आप लगा सकते हो कि भैया टोटल माल इतना खरीदा तो स्टॉक इतना बचना चाहिए था क्योंकि इतना बिका है। तो ये कैसे पता पड़ता है, बेसिकली इनपुट आउटपुट रेशियो को स्टडी करके, टर्नओवर रेशियो को स्टडी करके। बाकी आप वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हो, वर्टिकल यानी ये ओपनिंग था, इतना परचेज हुआ, इतना सेल हुआ, तो इतना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, इसको फिजिकल स्टॉक से कंपेयर करो, तो ये ऐसे वर्टिकल एनालिसिस हो। बजटरी एक्सपेक्टेशंस यानी कि आपने बजट्स बनाए होंगे तो एक्चुअल कंपेयर कर लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप समझ सकते हो कि भाई आपने बजट बनाया था कि आपकी परचेज होगी 100 करोड़ की एक आइटम की, और एक्चुअल में हो गई आपकी 120 करोड़ की, और आपने देखा डिफरेंस तो मालूम पड़ा कि परचेज प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिर हमें डाउट होगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि बजट में इतना और ये बढ़ गया, क्यों हुआ, क्या वाकई प्राइस बढ़ी हमारी या कंपनी ने कहीं कुछ गड़बड़ करी है अकाउंटिंग में। तो आपको एक
हिंट मिलेगी गड़बड़ हो सकती है, तो फिर आप वहां पे और वेरीफाई कर सकते। तो अब आपको कंप्लीटनेस असर्शन, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हो, कंप्लीटनेस असर्शन चेक करना है, कैसे चेक करोगे, तो क्या लिखोगे आप? बस यही सारे पॉइंट लिखना है। अपने को करना क्या है, आपको बस शॉर्ट फॉर्म इसके बनाते जाने हैं कि भैया मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर्स चेक करने, मेन कट ऑफ चेक करना है, फिर मुझे फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई करना है, किससे? रिकॉर्ड से, जनरल लेजर के बैलेंस से, थर्ड पार्टी के पास स्टॉक रखा है वो चेक करना। ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। तो ये कंप्लीटनेस हो गया। इसके अलावा एक होता है आपका वैल्यूएशन असर्शन। तो वैल्यूएशन असर्शन में आप क्या चेक करेंगे? तो रॉ मटेरियल्स नॉर्मली किस पे रिकॉर्ड होंगे? परचेज कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू इट्स करंट लोकेशन। तो आप एलिमेंट्स पता कर लो कि कॉस्ट के क्या क्या है जो शामिल होना चाहिए। नहीं, कई बार आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप समझते हैं क्या? क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ समझो, मेरा बिजनेस है जिसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर? सर मैं है ना कोयले से बिजली बनाता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, तो आपके पास रॉ मटेरियल में कोयला है? हाँ बेटा। अभी सर कोयला हमारी फैक्ट्री में रोज आता है, और कोयले का रेट ऐसा फिक्स नहीं होता है, रोज अलग अलग रेट पे आता है। तो ये मार्केट उसका क्या है, ऑनलाइन है, तो चेंज होता रहता है रेट। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो कि भैया हमारा एक एवरेज ले लेते हैं कि हमारा एवरेज रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से। तो पिछले महीने का एवरेज रेट हमारा था, अरे वाह, सीधी ने भी सुन ली अपनी बात, सीधी भी पढ़ रहा है। हमने बोला एवरेज रेट हमारा पिछले महीने कोयले का था, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज़ और 25,000 रुपीज़ पर टन। तो इस महीने हमारा रॉ मटेरियल को हम उसी पे मेजर करेंगे, फिर इस महीने का जो एवरेज आएगा उससे अगले महीने मेजर करेंगे। इससे थोड़ी सी हमें आसानी होती है अकाउंटिंग करने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को चेक कर लीजिए यूज़ के। टेस्ट चेक बेसिस पे देख लो प्राइस सही है या नहीं है, और डैमेज स्टॉक में चेक कर लो, ऑब्सोलीट स्टॉक में एनआरवी पे वैल्यू करना पड़ेगा। WIP में परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड देखना सबसे बड़ा इशू होता है। प्लस ऑब्वियसली बात है, ये कॉस्ट पे मेजर होगा तो इसकी कॉस्ट में ओवरहेड्स भी शामिल होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की गई है कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार और कौन सी एक्सक्लूड करना चाहिए वो चेक कर लीजिए। जैसे अब नॉर्मल वेज, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, ये सब शामिल नहीं। फिनिश गुड्स और गुड्स फॉर रीसेल में फर्क क्या होता है बेटा? फिनिश गुड्स का मतलब होता है जिसको आपकी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, और गुड्स फॉर रीसेल यानी जिसको आप ट्रेड कर रहे हो बस। तो आप ये समझो कि मैं अगर कॉटन खरीद के कपड़ा बना के बेच रहा हूँ तो ये कपड़ा मेरा फिनिश गुड्स है, पर मैं कपड़ा खरीद के ही बेच रहा हूँ तो ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। तो क्या क्या कॉस्ट शामिल होगी, कौन से ओवरहेड शामिल होंगे? नॉर्मल कॉस्ट, रीजनेबिलिटी चेक, एनआरवी उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, कम है तो लॉस बुक करना पड़ेगा, ऑब्सोलीट चेक कर लीजिए, नॉर्मल। तो ये आपके वैल्यूएशन होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? रॉ मटेरियल के केस में रिप्लेसमेंट कॉस्ट से चेक करना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में अगर आपको फिनिश गुड पे लॉस दिखता है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लाना पड़ता है। प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हो आप, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली द कॉस्ट प्राइस। वेंडर प्राइस लिस्ट यानी जितने पे हम खरीद रहे हैं वो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स थोड़े से लगा सकते हो जिससे समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू ओवरऑल ठीक लग रही है या नहीं। कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर की, भैया लास्ट ईयर हमारी जो इन्वेंट्री थी, इसे आइटम एक्स की कोयले की इन्वेंट्री, ओपनिंग में 1,00,000 टन माल था हमारा, और वैल्यू लेट से उसकी थी 250 करोड़। क्लोजिंग में भी 1,00,000 टन माल है और 300 करोड़ वैल्यू है। बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है? हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें पूछना पड़ेगा। हो सकता है फिर पता करें तो मैनेजमेंट बताए कि हाँ, हम ओपनिंग स्टॉक में इस कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं करते थे, ब्रोकरेज को अब शामिल करना शुरू किया है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगी, इसके पूरे अलग अकाउंटिंग हो। तो ये टर्नओवर रेशियो फॉलो करने से आपको ऐसी चीज़ें पता पड़ती है, सॉरी टर्नओवर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से। तो ओवरहेड एलोकेशन रेट चेक करिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी चेक करिए,
तो सिंपल है, वैल्यूएशन में एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, इस फिनिश गुड्स और एक अदर्स, ऐसे पॉइंट बना। ठीक है। बाकी सब में अभी जो असेट्स हमने देखे थे उसमें राइट्स वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन इन्वेंट्री पीपी यहाँ पे राइट्स भी डिस्कस की गई। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या चेक करना है, ओनरशिप राइट, जो इन्वेंट्री आपके पास आ रही है वो आपकी होना चाहिए। मेनली यहाँ पे आपको कंसाइंड स्टॉक, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या करोगे, परचेज को परचेज ऑर्डर से वेरीफाई करोगे कि हमने ऑर्डर दिया था वही माल आया। माल फैक्ट्री में आता है तो एक गुड्स रिसीव नोट बनता है जो प्रूफ है कि माल रिसीव हुआ है। इसकी एक कॉपी वेंडर को दी जाती है जो वो अपनी इनवॉइस के साथ अटैच करके भेजता है कि भाई देखो हमने माल भेजा था, इस दिन आपको रिसीव हो गया। होता है ना कभी घर पे क्रेडिट कार्ड आता है तो आप साइन करते हो, ये कुछ नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड रिसीव नोट जैसा है। पेमेंट इन सबसे चेक करेंगे, सेल परचेज रिसीवेबल भी चेक करेंगे, तो इसी से आपका स्टॉक वेरीफाई हो। अब आपको मेनली फोकस किस पे करना है, कंसाइंड गुड्स। कोलैटरल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, एडिशनल और सपोर्टिंग अरेंजमेंट्स। कई बार कंपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करती है, हाल में कस्टमर को माल बेचती है और बोलती है माल आप रख लो और आपको जब इच्छा हो तब वापस कर देना, पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। क्या बात कर रहे हो, हाँ। जैसे जियो ने जब अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन भेजे थे तो उन्होंने बोला था कि हम आपको मोडेम दे रहे हैं जियो यूज करने के लिए, जब मोडेम वापस करोगे पूरे पैसे वापस कर। तो टेक्निकली ये जो मोडेम आपने बेचा है, ये मोडेम एक्चुअल में बिका ही नहीं, ये तो आपने जब कस्टमर के पास रखवाया है, आइडियली ये आपका स्टॉक है। तो हमें ये अग्रीमेंट पढ़ के ही समझ में आएगा कि ये सेल हुआ है या स्टॉक। तो इसलिए हमें ये अग्रीमेंट देखना है, कंसाइनमेंट के अग्रीमेंट देखना है कि एक्चुअल में कंसाइनी एजेंट ही है ना, ऐसा तो नहीं है वो डीलर है। ऐसे केस में फिर जो माल आपने उसको दिया है वो आपका स्टॉक है। परचेज कमिटमेंट अग्रीमेंट देखना है। ध्यान रखना, अगर आपने किसी को परचेज कमिट की है तो आपकी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड तब तक नहीं होगी जब तक माल आना है, तो स्टॉक में शामिल नहीं होना चाहिए वो, तो अपन चेक करेंगे। ओनरशिप कैसे एविडेंस होगी, इनवॉइस से ही होगी, और फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके पास माल है और इनवॉइस आपके नाम की। थर्ड पार्टी के पास स्टॉक है तो उनके लेटर हेड पे कंफर्मेशन ले लो कि उनके पास जो स्टॉक है वो उन्होंने हमारे भी आप पे होल्ड कर रखा है, ये हमारे थर्ड पार्टी स्टॉक्स। ये ओनरशिप चेक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये पूरा आपका डिस्कशन हो जाता है किसका, इन्वेंट्री का। कोई डाउट है आपके तो पूछिए। चलिए अब आ जाते हैं पीपी पे। पीपी की भी डेफिनेशन का है तो वो AS10 से आप पिक कर लीजिए। इट इज एन असेट व्हिच हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 year, a tangible item having a useful life of more than 1 year, help for production of good rendering services, administrative purpose और rentals। अब आप एग्जिस्टेंस में क्या चेक करोगे, तो आप बताइए एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मौजूद है या नहीं है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन। ये आपको करना है या मैनेजमेंट को करना, ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट को करना, जिसकी दुल्हन है वो पहले ध्यान रखेगा ना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको चेक करना है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या प्रॉपर सुपरविजन है या नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन।
क्या फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि इन्वेंट्री पीपी प्रॉपरली टैग्ड है। कई बार पीपी पे मार्क्स होते हैं, स्कूल में आपने देखा होगा बेंचेस के सामने ऐसे नीचे नंबर लिखे हुए होते थे, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, वेरीफाई करने में उससे आसानी होती है। डिफरेंस आए तो रिकन्सिलिएशन देखना पड़ेगा, डिस्क्रिपेंसी है तो कैसे नोट डील किया है। सेम पॉइंट है जो अपन ने इन्वेंट्री में देखे थे उस टाइप के, वहाँ थोड़े से ज़्यादा थे टैगिंग वगैरह से रिलेटेड, यहाँ कम है बस। एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटते, कम मत लिखो। देन verify the movement in the PP schedule and tally closing balance to entities books। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीटनेस की। तो आप बताइए कंप्लीटनेस में क्या है? वापस से वही, हमारी पीपी सारी शामिल है और किसी और की पीपी हमारी बुक्स में शामिल नहीं। तो आप मेनली मूवमेंट में क्या चेक करोगे? इस साल की जो भी परचेज सेल हुई है उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखोगे, ओपनिंग बैलेंस से चेक करोगे। परचेज यानी कि एडिशन, सेल यानी कि डिलीशन, अब ये दोनों चेक। एडिशन वही होना चाहिए जो एज पर AS10 क्राइटेरिया मीट करता है पीपी का। स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट सब पीपी की डेफिनेशन में आते हैं अनलेस उनकी लाइफ 1 साल से कम हो या एग्जैक्ट 1 साल हो तो वो इन्वेंट्री होती है। 1 साल से ज़्यादा में ही पीपी पे आती है। नॉर्मल आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसे पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, तो आप चेक करोगे। बाकी जो खरीदी है उसको आप इनवॉइस से वेरीफाई कर लो, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट से वेरीफाई कर लो, ऑथराइजेशन चेक कर लो। आप रेट चेक कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोटेशन वगैरह मंगाए थे या नहीं मंगाए थे। हालांकि ये कंट्रोल चेक करने जैसा हो जाए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल में क्या करोगे? क्यों बेचा है? सबसे पहले वो लाइफ खत्म हो गई थी तो ठीक है, लाइफ खत्म नहीं हुई थी फिर भी बेच दिया, ये क्या बात हुई? कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। फिर अप्रूवल और एक डिस्कार्ड नोट होता है नॉर्मली कि भैया इस पीपी को अनइंस्टॉल या डीकमिश्नन कर दीजिए और इसको बेच दीजिए। वापस से आप कंट्रोल चेक कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोट वगैरह मंगाई थी नहीं मंगाई थी। और अकाउंटिंग देख लो, जो भी आपका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन काटने के बाद कॉस्ट से कैरिंग अमाउंट आ रहा था उसके अगेंस्ट में सेलिंग प्राइस से गेन लॉस PRL में जाएगा। तो कंप्लीटनेस में बेसिकली आपको क्या लिखना है? यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन परचेज सेल। वैल्यूएशन में क्या चेक करोगे? पीपी का वही, कॉस्ट पे वैल्यू हो रही है, डिप्रिसिएशन लग रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सही से फॉलो किया है, डिप्रिसिएशन सभी पे चार्ज किया गया है, मेथड सही है, इम्पेयरमेंट की ज़रूरत है तो बुक किया। अब प्रॉब्लम यही है दोस्तों, ऐसा चैप्टर बना रखा है एक तो इंस्टीट्यूट ने, यहाँ पे आइडियली मैं रिवैल्यूएशन भी लिख सकता था, वैल्यूएशन में कॉस्ट सही कैलकुलेट हुई है ये भी लिख सकता था, बट वो सब नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट। प्रॉब्लम यही है कि आप मन से 2 पॉइंट और लिखोगे उसके मार्क्स मिलने नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो मैच करेगा जो ICI के मॉड्यूल में वही, इसलिए आपको इसको बार बार पढ़ के याद करना और इसकी शॉर्ट समरी नोट बना सकते हो आप कि सारे असर्शन, सारी आइटम्स में क्या क्या है। देन वेरीफाई वैलिड लीगल ओनरशिप राइट्स ओवर पीपी। ये क्या है? टाइटल आपका है या नहीं है? ओनरशिप तो इनवॉइस अपने नाम पे होना चाहिए। लैंड वगैरह के केस में आपके नाम पे रजिस्ट्री होना चाहिए, जिसे सेल डीड या कन्वेंस डीड बोलते हैं। सेल डीड तो ओरिजिनल टाइटल डीड्स आपको वेरीफाई करना चाहिए आपके नाम पे है या नहीं। अगर आपने इसे गिरवी रख रखा है किसी के पास तो फिर आपकी टाइटल डीड उसके पास होगी, बैंक के पास गिरवी होगी, तो उनसे कंफर्म ले लें। कोई भी चार्ज क्रिएट किया है तो आप उसे चेक कर लीजिए कि वो रजिस्टर्ड है और आपकी एसेट आपके पास ही है, सामने वाले ने जब्त तो नहीं की। ये सब आप पीपी में चेक कर लोगे विथ योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। वैल्यूएशन चेक करते समय क्या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट सही से रिकॉर्ड हुई है या नहीं, ये भी चेक करना है क्या? तो देखो आइडियली वैल्यूएशन में कॉस्ट तो चेक करना पड़ेगा, पर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या लिख रखा है? डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट। तो आप यही लिखिए, बाकी अगर क्या कॉस्ट की बात करेंगे तो चेक करते हैं क्या, तो नॉर्मली कॉस्ट अपन कब चेक कर लेंगे? जब परचेज चेक करिए एडिशन के दौरान।
तो परचेज इनवॉइस से ही अपन ने कॉस्ट चेक कर ली होगी, तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आ गया है इसलिए आप वैल्यूएशन में उसको नहीं लिखोगे। वैल्यूएशन में हम सिर्फ डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट की बात करेंगे ऐसे। ठीक है उत्कर्ष, चलिए। जैसा पीपी है एकदम वैसा ही इंटेंजिबल एसेट होगा। डेफिनेशन डेफिनेटली इसकी अलग होगी, S26 के अनुसार है, आप देखेंगे अकाउंट्स में। इट इज़ अ नॉन मॉनिटरी आइडेंटिफाइबल एसेट विच इज़ हेल्ड फॉर, तो ऐसा नहीं है हेल्ड फॉर, इट इज़ नॉन मॉनिटरी आइडेंटिफाइबल एसेट which has or which is without physical substance, not tangible, and same held for use for production of goods or service, rental or admin. क्या चेक करोगे एग्जिस्टेंस में? सबसे पहले आप ये देखना इंटेंजिबल एसेट में वही चीज़ आ रही है जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करता है, एंड नो अदर एसेट। इंटेंजिबल में रिस्क ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसमें गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर्स क्या लगेंगे? तो वही अमोर्टाइजेशन चेक करेंगे सही से, यानी इम्पेयरमेंट, तो ये वैल्यूएशन हो गया। एग्जिस्टेंस में क्या चेक करोगे? रिकॉर्ड किया है सही से नहीं। कंप्लीटनेस वही परचेज सेल चेक करेंगे। यहाँ पे एक सेल जनरेटेड भी हो सकता है, तो उसमें रिसर्च फेज का खर्चा कैपिटलाइज नहीं हो सकता है, सिर्फ डेवलपमेंट फेज का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वही सर्टिफिकेट अप्रूवल है, कोटेशन मंगाई गई है, खरीदा है तो, और डिलीशन जैसे अपन ने पीपी में डिस्कस किया था। आपको चेक करना है कंप्लीटनेस सारी आ रही है या नहीं आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट से पता पड़ेगी आपकी। जैसे लाइसेंस है तो लाइसेंस की आपकी कॉन्ट्रैक्ट से पता पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर वगैरह में लीगल टाइटल हो सकता है, तो ये पीपी जैसा ही। और इन सब के बाद में लोन्स, एडवांस और अदर करंट असेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। ट्रेड रिसीवेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है। ये मैं वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ट्रेड रिसीवेबल के सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं, और ये अदर्स के। तो लोन्स, एडवांस, अदर करंट असेट में सबसे पहले आप कैसे वेरीफाई करोगे किसी को आपने लोन दिया है? तो ये नॉर्मली आपके पास एक तरीका होगा कंफर्मेशन देने का, वो चेक करेंगे। कैसे इंश्योर करेंगे सारे आ रहे हैं? तो अपन मैनेजमेंट से लिस्ट मांग लेंगे कि जितने लोन दिए बताओ, उनके अग्रीमेंट चेक कर लेंगे। कंपनी का बिजनेस लोन देने का अगर नहीं है तो एमओए में किसको ऑथराइज किया लोन देने का, ये चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के थ्रू होता है। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जो कहता है कि लोन देने का काम अगर आपका कोर बिजनेस नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से होगा, या वो ये पावर डेलीगेट करेंगे जिसको वो कर पाएगा। लोन नॉर्मली दिया है तो आपने कोई सिक्योरिटी ली होगी। रिलेटेड पार्टी के केस में आपको ऑथराइजेशन चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेक ट्रांजैक्शंस बहुत हो सकते हैं। कभी कोई अदर करंट असेट आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास है, जैसे कि जीएसटी वगैरह एडवांस में जमा कर रखा है, तो एक तो अमाउंट रीजनेबल हो और बैलेंस रिकंसाइल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो रीजंस पता करो। कैसे पता पड़ेगा ये बैलेंस? स्टैट्यूटरी रिटर्न से पता पड़ पाएगा, या अथॉरिटी से आपने अगले रिटर्न में क्लेम किया होगा कि भैया हमारा पुराना एडवांस है, तो वहां से चेक हो सकता है। वैल्यूएशन में क्या चेक करोगे? बैड डेट्स, यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो अगर आप एनबीएफसी या बैंक हो तो बैड डेट्स का प्रोविजन आपको आरबीआई ने बता रखा होगा, तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स होंगे कि प्रोविजन कैसे बनाते हैं। नॉर्मली एक एजिंग रिपोर्ट बनाई जाती है, इसका मतलब हमारे कितने डेटर ओवरड्यू है, से 0 to 6 months, 6 to 12, मोर देन 12, इस तरह से 12 to 24 months, 24 to 36, मोर देन 36। मोर देन 36 वाले लिमिटेशन पीरियड में तो नहीं चलेगा, जिस कारण से अब ये रिसीवेबल नहीं है। ये सब आपको एजिंग रिपोर्ट स्टडी करते हैं, इससे पता पड़ता है लोन जो अपने बाकी है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होंगे। आप एक लिस्ट मांग सकते हो मैनेजमेंट से कि भैया सारे लोन से एडवांस दो, और उसमें खास तौर पे जिन पे डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, रिसीवेबल पे डिस्प्यूट है, वो बता दो। बैड डेट्स वेरीफाई कर लेंगे हम। अगर कोई डाउटफुल नहीं है और बहुत पुराना है तो रीज़न पूछेंगे।
राइट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट के चेक करेंगे। नॉर्मली बैड डेट राइट ऑफ सीनियर अथॉरिटी के थ्रू होगी, और अगर फॉरेन करेंसी डेटर है तो उसका रिकन्सिलिएशन चेक कर लेंगे। फॉरेन करेंसी डेटर नहीं, सॉरी, अदर करंट एसेट्स है कुछ। तो लोन का मतलब क्या होता है? मनी एडवांस टू रिलेटेड और अदर पार्टीज विद और विदाउट इंटरेस्ट। एंड एडवांस इंक्लूड्स अमाउंट रिकवरेबल इन कैश और काइंड और एनी वैल्यू टू बी रिसीव्ड, यानी गुड्स गिवन, सॉरी, एडवांस फॉर परचेज। तो इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, गुड्स मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपकी कौन सी साइड हो गई? पूरी एसेट साइड हो गई। लाइबिलिटी अपन ने पहले देखा था, इक्विटी लाइबिलिटी, और उसके बाद अभी एसेट्स देख लिया। तो आपके बैलेंस शीट की सारी आइटम्स आप कैसे चेक करोगे? ये आपकी पूरी मस्त कवर हो गई। अब इसके बाद अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? इनकम साइड। तो P&L पे आ जाइए। आप बताइए P&L में इनकम में सबसे बड़ा हेड कौन सा होगा? सेल्स, सेल्स और सेल्स। तो ये देखिए, ये सेल्स। उसके बाद अदर इनकम होएगा। खर्चों में सबसे बड़ा हेड क्या होगा? परचेज, 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 इतना बड़ा। नेक्स्ट हेड क्या होगा? तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। इसके अलावा नॉर्मली फाइनेंस कॉस्ट हो सकती है, पर वो हर बिजनेस में नहीं होती है। बाकी भी ढेर सारे दूसरे खर्चे होंगे, एडवर्टाइजमेंट, ये वो सब, ऑफिस एक्सपेंस, वो सब अदर में डालते। तो ये टोटल हेड्स है जो अपने को डिस्कस करना है इफ यू टॉक अबाउट द P&L स्टेटमेंट। तो बढ़िया काम हो गया ये आपका। तो सबसे पहले अपने को रेवेन्यू में क्या देखना है? सेल्स और अदर इनकम। और एक्सपेंस में क्या देखना है? परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन और अदर्स। तो कुल मिला के 6 आइटम है। सबसे ज़्यादा आपके लेंदी लेंदी कौन से मिलेंगे? सेल और परचेज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। उससे पहले कोई एसेट लाइबिलिटी साइड में कोई इशू है तो बताइए। क्वेश्चन पूछा है परचेज इनवॉइस में, तो करंट एडिशन चेक करेंगे ना, बट पहले की परचेज की हुई एसेट का क्या? तो अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो नॉर्मली पुरानी जो एसेट परचेज हुई है उसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप मान सकते हो लास्ट ईयर के ऑडिटर ने अच्छे से चेक कर लिया। नहीं हुआ है तो फिर आपको वो भी करना पड़ेगी। ऐसा ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंस में समझाया गया। चलिए और पूछिए। तो बहुत सही कर रहे हो आप, बस आपको यही करना है अभी रिवीजन के दौरान। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रही है, जो लाइन लिखी है समझ नहीं आ रही है, आपको बस वो पूछ लेनी। बाकी जहां तक याद करने की बात है कि किसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स अपन लिखेंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे, वो सिर्फ नोट्स के थ्रू है और ये काफ़ी। इसके बाद आपको एक समरी नोट्स बना लेना चाहिए, एक चिट पेज जैसा, कि जितने भी आइटम है वो लिख दी, उसके आगे जितने असर्शन है, कौन से असर्शन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कीवर्ड लिख दिए, और एक आपने चार्ट पेस्ट कर दिया आपने स्टडी टेबल के उधर, कि मस्त बस इसको देखो, रिवाइज करते जाओ, मस्त हो जाओ, तो तुम्हारा मस्त काम हो जाए। दैट्स अबाउट। कोई डाउट है तो पूछिए दोस्तों, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जताइए भाई। ठीक है, नो डाउट्स।
हाँ, अगर कीवर्ड लिख दे और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे तो मार्क्स मिलते हैं, 101% मिलते हैं। सिर्फ कीवर्ड के ही मार्क्स है बेटा, बाकी सब मुँह माया है। क्योंकि आप खुद सोचो, पूरा का पूरा कोई रेप्लिकेट कर भी नहीं सकता। अगर अपन हाँ बोल देंगे तो संभव ही नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स तुम्हारे मैच होना चाहिए। कीवर्ड नहीं आया पर तुम्हारे सेंटेंस का मतलब सिमिलर है तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो चेकिंग ऐसे ही होती है, एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होती है। आइए, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इनकम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सेल्स और कलेक्शन साइकिल को बताया है कि जब आपका कस्टमर गुड्स परचेज करता है और उसके बाद जब आपको उसका पैसा मिल जाता है, परचेज जो उसने करी है उसके लिए, ये पूरा प्रोसेस हमें चेक करता है। पैसा मिल रहा, ट्रेड रिसीवेबल एक वाला पार्ट हो गया, और माल बिकता सेल वाला पार्ट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है। एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं कभी भी, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। सेल्स यानी रेवेन्यू एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा रिस्क ज्यादा माना जाता है। रेवेन्यू प्लस कोई भी अगर आपकी बुक एंट्रीज होती है, जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज कहते हैं, या कोई ट्रांजैक्शन थी, सिर्फ एडजस्टमेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजंस। तो रेवेन्यू, बुक एंट्रीज, एस्टिमेट्स जहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी चीज़ को आप एस्टिमेट कर रहे हो, वारंटी का कितना प्रोविजन आएगा, लीगल केस में क्या लगता है, कितना नुकसान होगा, ये एरियाज में बांधा जाता है। हमेशा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए ऑडिटर को नॉर्मल से ज़्यादा प्रोसीजर हमेशा लगाना पड़ता है। चलिए, अब देखते हैं पहला। इससे पहले एक क्वेश्चन आया, वो देखते हैं। हाय 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 हाय, मैं 24 वालों को गिफ्ट नहीं मिलेगी क्या? फॉर्म फिल किया था एग्जामिशन ऑडिट इंटर, बिल्कुल मिलेगी दोस्त। आपके पास इनफैक्ट कंफर्मेशन कॉल भी आया होगा या आ जाएगा, शुरू हो चुके। बढ़िया परफॉर्म किया इस बार बच्चों ने, बड़ी लिस्ट है। अगर क्लाइंट ने किसी ब्रांड की एजेंसी परचेज की है और उसके साथ उसे कुछ ट्रेडिंग राइट्स मिले हैं और वो उसे इंटेंजिबल एसेट में रिकॉर्ड करता है, तो क्या ये करेक्ट ट्रीटमेंट होगा? हाँ, कर सकता है, बट वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास राइट्स आए हैं, आपके कंट्रोल में, तो आप कर सकते हो। तो वो फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। चलिए, रेवेन्यू साइकिल इन्वॉल्व सेल सर्विस टू सेल जर्नल एंड डिपॉजिट स्लिप, कैश रिसिप्ट बोथ रिकॉर्डेड इन अकाउंट रिसीवेबल लिस्टिंग। तो रेवेन्यू साइकिल का मतलब क्या है? माल बेच के पैसा इनकैश करने तक है। तो आपने गुड सेल किया, अगर क्रेडिट पे किया है तो डेटर्स, और डेटर्स से आया कैश, इस पूरे को बोलते हैं रेवेन्यू साइकिल। एज पार्ट ऑफ ईयर एंड ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर को सेल्स ट्रांजैक्शन और इंटरनल कंट्रोल से चेक करना चाहिए कि मिसस्टेटेड तो नहीं है रेवेन्यू। आप बताइए, किसी को अगर मिसस्टेट करना है तो कैसे कर सकता है? वही है, इस साल का रेवेन्यू अगले साल शिफ्ट कर दिया, अगले साल का इस साल बुक कर दिया, सेल बढ़ा दी, डमी सेल बुक कर दी, बहुत सारे तरीके। तो हमें सेल के इंटरनल कंट्रोल को समझना है कि क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। यानी कि जो आदमी उधार कितने का हो सकता है वो, और जो उधार पर माल बेचने का प्रॉमिस कर रहा है वो, और जो सेल की एंट्री कर रहा है वो, और जो माल डिस्पैच कर रहा है, और जो माल कलेक्ट कर रहा है, ये नॉर्मली अलग लोग हो तो बेहतर है, ताकि आपका कंट्रोल कहीं पर भी क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। मिली भगत हो भी जाएगी तो कितने लोगों को मिलाओगे आप? पर अगर यही सब एक आदमी करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली डमी सेल इजीली बुक हो जाएगी। आप ये समझिए कि आपकी कंपनी में कितने प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर्स के टाइप्स हैं, तब जाके ऑडिट शुरू। तो ये पूरा क्या है, एक बेसिकली इंटरनल कंट्रोल और एक ओवरव्यू लेना हो गया रेवेन्यू साइकिल का। फिर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाओगे, अगर अच्छे लगे तो आप अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग कम कर दो। कंट्रोल टेस्ट क्या होंगे? जैसे कि हमारे यहाँ पे सेल्स इनवॉइस
प्री नंबर्ड होती है तो बहुत इजी हो जाएगा, डमी सेल बुक करना मुश्किल है क्योंकि बीच में कोई भी सेल इनवॉइस गायब नहीं होगी। प्रॉपर ऑथराइजेशन है किसके लिए, क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, तो बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं तो ये अपने कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल के एग्जाम्पल है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा देख लो, एक्चुअल में सारी सीरियल नंबर की इनवॉइस है या नहीं। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल होंगे आपके मॉड्यूल में, बट यहाँ पे लिमिटेड एग्जाम्पल्स दिए गए, सारे नहीं है। ब्रह्मास में आपको सारे मिलेंगे। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ जाएगा बेटा कौन। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स वही सेल्स पे आप कैसे लगाओगे, तो आपको चेक करना है कि ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो एनालिसिस में कि आपकी सेल्स का क्या पैटर्न है। इसके लिए सबसे सही एग्जाम्पल है होटल सेल्स। होटल के रेवेन्यू में आप ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हो, तो जैसे हमें मालूम है हमारा सीजनल बिजनेस है, आपकी होटल है एक दुबई में, अब दुबई में आपको मालूम है कि भैया मई से लेके मई जून जुलाई अगस्त बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे सेल एकदम डिप हो जाती है, और फिर सितंबर से बढ़ती है, जनवरी में शॉपिंग फेस्टिवल होता है तो बहुत बढ़ जाती है। तो आपकी होटल की अगर आपको रूम रेंटल के रेवेन्यू ऐसे दिख रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ बिजनेस के नॉलेज के हिसाब से मैच हो रहा है। हमें मालूम है भाई गोवा में क्या होता है, कंपेरेटिवली सेल्स इज मैक्सिमम ड्यूरिंग पोस्ट मानसून्स बिफोर समर्स। तो ये आप क्या कर सकते हो, आपके नॉलेज से ट्रेंड चेक करके मैच कर सकते हो कि ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। प्रीवियस ईयर करंट ईयर कंपैरिजन कर सकते हो, चेंजेस कैसे हैं, क्या है, जेन्युइन है नहीं है। आप कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस भी तो कर सकते हो। रूम रेंटल का अलग कर दिया, रेस्टोरेंट रेवेन्यू का अलग कर दिया, दूसरी चीज़ों का अलग कर दिया। आप एक्सपेक्टेड सेल्स को एक्चुअल सेल्स यानी बजट से कर सकते हो। इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि कंपनी की एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर रूम नाइट्स पे भी लगा सकते हो कि टोटल साल भर में इतनी रूम नाइट बेची हमने, एवरेज हमारा रेंट पर रूम इतना होता है तो टोटल रेवेन्यू इतना होना चाहिए। तो सेल्स में एनालिटिकल तो प्रोसीजर्स लगते ही लगते हैं और लगना भी चाहिए। ये सब क्या है दोस्तों, ये अपना एक बेसिक प्रोसीजर है सेल्स को चेक करने। अब असर्शंस चेक करते हैं अपन। सबसे पहले ऑकरेंस असर्शन, मतलब क्या सेल वाकई में हुई भी है या नहीं जो बुक्स पे रिकॉर्ड किया। तो इसमें आपको डर है कि रेवेन्यू कहीं ओवरस्टेट तो नहीं हो गया, कैसे चेक करोगे आप। तो क्वेश्चन एग्जाम में स्पेसिफिकली यही आएगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो कैसे हो सकता है, एक तो डबलिंग हो गई, एक ही सेल इनवॉइस दो बार रिकॉर्ड हो गई, या कैंसल्ड इनवॉइस रिकॉर्ड हो गई, एक इससे चेक हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपने फिक्टिशियस सेल बुक कर दी हो, एक्चुअल सेल है ही नहीं पर सेल बढ़ाने के लिए बुक कर दी। स्टार्टअप वगैरह ज़्यादा करते हैं इस तरह की चीज़ें ताकि उनके रेवेन्यू ज़्यादा दिखे तो उनको पैसे मिले। तीसरा, आपने माल भेज दिया बिना कंसेंट के। हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कई सालों से हमारा माल ले रहे हैं। मार्च में हमारी सेल्स बढ़ नहीं रही थी तो कम करने के बढ़ाने के चक्कर में हमने क्या किया, माल भेज दिया उनको, उन्होंने मांगा ही नहीं फिर भी भेज दिया। अब कुछ लोग चिल्लाएंगे ज़्यादा तो वापस ले लेंगे, नहीं चिल्लाएंगे तो रखवा देंगे। ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, होता है बेटा। जैसे टाटा स्टील है, स्टील बनाती है, इस साल उनकी सेल कम हुई है तो उनको मालूम है कि हमारे पास 6 बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं, उनको मार्च एंड में माल भेज देंगे। बोलेंगे अरे हमने मंगाया ही नहीं था, तो वो बोलेंगे अरे आप भेज दिया यार, आप रख लो यार, क्या है तो रहते ही, हमको थोड़ी ज़रूरत थी। तो आदमी मान भी जाता है रिलेशन के चक्कर में। रेट क्या होते हैं तो इनके कई बार तो क्या होते हैं, मंथली रेट्स फिक्स होते हैं कि ये पूरे महीने की सप्लाई इस रेट पे होगी। फिर आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी इनवॉइस कंफर्मेशन ले सकते हो, ये एक तरीका है। ऐसा तो नहीं है एडवांस रेवेन्यू, आपने रेवेन्यू बुक कर दिया। ऐसा होता है जब आपको डाउट होता है ना कि पैसा नहीं मिलेगा तो सेल रिकॉग्निशन पोस्टपोन्ड होता है, जब आपको बेचते समय ही अगर डाउट है पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है ये सेल अप्रूवल सेल है, कंटिजेंट है, अप्रूवल पर है, तो सेल तो बुक नहीं हो गई। ये सब तरीके चेक कर। रिव्यू क्या करोगे आप इसमें, तो आप सेल्स इनवॉइस को रिव्यू करोगे, जर्नल एंट्रीज अनयूजुअल सेल की देखोगे, सेल्स रेशियो ऑफ रिटर्न टू सेल्स चेक करोगे। ये इससे काफ़ी आइडिया लगेगा, रिटर्न बहुत ज़्यादा है यानी डमी सेल बुक कर रहे हो।
तो रिटर्न इनवॉइस से चेक करोगे कि इनवॉइस इतने की उतने की सेल रिटर्न बुक हुई है, ज़्यादा की तो नहीं कर दिया आपने, ये सेल और रिटर्न कम का बुक कर दिया। नेक्स्ट, सारी सेल रिकॉर्ड हुई है, इसका मतलब पहले अपन ने क्या देखा, यहाँ पे हमें ओवर स्टेटमेंट का रिस्क था, यहाँ हमें रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का, कि सारी सेल रिकॉर्ड हुई है। तो एक तो कट ऑफ चेक करेंगे, ईयर एंड की सेल इस साल की पूरी इस साल रिकॉर्ड हो, रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है उसके हिसाब से सेल बुक होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपने कोई क्रेडिट नोट आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इशू किया तो वो अगले साल की रिटर्न है, इस साल की नहीं है। शिपिंग डॉक्यूमेंट देख लो, इस साल की जितनी शिपिंग हुई है वो सेल इस साल बुक होना चाहिए। रजिस्टर चेक कर सकते हो, जीएसटी के रिटर्न से चेक कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, आप जीएसटी और सेल को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि रेट आपका फिक्स है, तो जितना जीएसटी पे किया आपने उसका अगर 18% रेट है तो डिवाइड बाई 18 करोगे तो सेल आनी चाहिए। फिर अमाउंट कैसे चेक करोगे, तो एग्जामिनेशन इन डेप्थ, कुछ सेल्स को शुरू से आखिरी तक एकदम गहराई में चेक करो। फॉरेन करेंसी सेल है तो ये देखिए, अदरवाइज प्राइजेस डिस्काउंट देखो, शुरू से आखिरी तक वही वापस से रिपीट है। क्लाइंट के ऑपरेशन देखो और जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज के क्या इश्यूज हैं वो देखिए। मतलब क्या है, अगर आपका क्लाइंट क्या कर रहा है दोस्तों, अगर वो एजेंट है वर्सेस अगर वो डीलर है, तो दोनों केस में सेल अलग बुक होती है। यहाँ पे सिर्फ कमीशन को सेल्स मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट को सेल्स मानते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अमेजॉन इज एन एजेंट, तो वो अपनी बुक्स में सिर्फ कमीशन इनकम बुक करते, सेल प्राइस को सेल्स बुक नहीं करेंगे। वो समझ में तब आएगा जब आप उसके ऑपरेशन देखोगे। सेल्स का रेट देख लीजिए, ऑथराइजेशन चेक कर लीजिए, डिस्काउंट्स वगैरह पे खास तौर पर। तो ये रेवेन्यू, एक पूरा पेज रेवेन्यू का है आपका। अदर इनकम में आप क्या देखोगे, ये वो इनकम है जो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कोई सारे असर्शन है बेटा, हुआ या नहीं ये चेक कर लो, इस साल का है या नहीं है, इस साल की सारी रिकॉर्ड हुई है, अंडर या ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है। मेजरमेंट में देख लीजिए कि अमाउंट सही से रिकॉर्ड हुआ है। तो क्या देखोगे, जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड में क्या चेक करोगे कि पीआरएल में गया है कब, जब राइट टू रिसीव पेमेंट आया है, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेगा और अमाउंट मेजरेबल है। ये AS9 के प्रिंसिपल्स हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो भी अदर इनकम में जाएगा आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह, तो वो आप चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट इनकम अगर है तो आप किससे चेक कर सकते हो, बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हो इंटरेस्ट इनकम की। और आपके इनकम टैक्स में एक 26A होता है जिसमें TDS की इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ से भी पता पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आप ये पूरा ही इंटरेस्ट है एक्चुअली। ये इंटरेस्ट है, वो डिविडेंड है। तो आप फिक्स डिपॉजिट मांग सकते हो, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। बैलेंस कंफर्मेशन बैंक से मांग लो, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे देती है ईयर एंड पे, उससे भी काम हो जाए। तो ये अदर इनकम में बेसिकली दो चीज़ें थी, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। अब आ जाते हैं अपन एक्सपेंस पे, सबसे पहले परचेस। इनकम में कोई डाउट है तो पूछिए। इनकम में कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अब आते परचेज पे, खर्चों पे। परचेज में आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे भी जैसे सेल्स में अपन ने प्रोसीजर कंट्रोल चेक किए थे, यहाँ पे भी देखेंगे परचेज में क्या कंट्रोल होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप परचेज का सिस्टम समझो क्या होता है। सबसे पहले एक नीड आती है कि भैया मुझे माल खरीदना है, रिक्विजिशन क्रिएट होती है। कोई आदमी बोलेगा कि भैया देखो माल खत्म हो रहा है, परचेज करिए। तो कंपनी फिर क्या करती है, कोटेशंस मंगाती है, अनलेस उसके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के हो मंथली एनुअल कि भैया फिक्स रेट पे खरीदते। कोटेशंस मंगाती है, उसका निगोशिएशन होता है और फिर परचेज ऑर्डर बनता है।
परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव होते हैं, जो गुड्स रिसीव नोट बनता है, और फिर सामने वाला इनवॉइस सबमिट करता है जीआरएन की कॉपी के साथ। इसे फिर चेक किया जाता है परचेज ऑर्डर से। इसे इनवॉइस को और जीआरएन से कि भैया माल जो आया है उसी की इनवॉइस बनी है और परचेज ऑर्डर में जो रेट वगैरह दिए थे वो है। और फिर इसके बाद पेमेंट होता है आफ्टर चेकिंग कि भैया इनवॉइस प्रॉपर है, जीएसटी इनवॉइस है, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई टीडीएस वगैरह काटना है अगर सर्विस परचेज में तो वो चेक कर। तो ये नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो ये परचेज का साइकिल है पूरा, ऐसे परचेज होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिक्विजिशन अलग आदमी करता है, प्राइस निगोशिएट अलग करता है, गुड्स रिसीव अलग के पास होंगे, इनवॉइस को प्रोसेस अलग आदमी करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव कोड मंगाते हैं, कमिटी होती है नॉर्मली जो डिसीजन लेती है उसके ऊपर, ये कंट्रोल है परचेज पे। तो ये सारे आपको कंट्रोल्स टेस्ट करना है ऑडिटर को परचेज साइकिल के। व्हाट इज परचेज साइकिल चाहिए अब तो कैसे टेस्ट करोगे? रैंडम ट्रांजैक्शन उठा लो और पूरा चेक कर लो कि परचेज ऑर्डर ये सारा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। फिर सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स आप क्या लगाओगे? तो डिटेल में चेकिंग करना है तो कैसे करोगे? तो सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स में आप एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल दोनों लगा सकते हैं। एनालिटिकल में आप क्या करोगे? ट्रेंड एनालिसिस प्लस कंपैरिजन विथ। किससे कंपेयर करो? पिछले साल और इस साल की परचेज कंपेयर करो, कैटेगरी वाइज परचेज कंपेयर कर सकते हो, या कोई भी एनालिसिस जो आपको लगता है कि कंपैरिजन जो आपको लगता है रेलेवेंट है आप वो कर सकते हो। पर ये सब करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? उसको पहले से परचेज प्राइस, प्रोडक्ट, सर्विसेज कंपनी के क्या है ये सब नॉलेज होना चाहिए। अब परचेज अगर एक्चुअल में रिकॉर्ड हो रही है तो परचेज हुई है तभी रिकॉर्ड हुई है, तो इसका मतलब आपकी परचेज रियल है, अंडर ओवरस्टेटेड नहीं। तो सेम अपन ने सेल में क्या देखा था, डमी सेल्स में क्या हो सकता है? फिक्टिशियस सेल, डबल एंट्री हो गई है, वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई, कैंसल रिकॉर्ड हो गई। आप देखोगे फिक्टिशियस परचेज तो रिकॉर्ड नहीं हुई है। माल फैक्ट्री में आया है, यहाँ पे चेक कर लो आप, रजिस्टर में एंट्री हुई है, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ होगा, गुड्स रिसीव नोट बना होगा, इनवॉइस अप्रूव हुई होगी, स्टॉक रिकॉर्ड में एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी। तो ये पूरा परचेज साइकिल है एक तरह से। इसको वेरीफाई करोगे तो आपको पता अपने आप पड़ जाएगा कि रियल में परचेज हुई है। इसके लिए वही बात है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस से परचेज बुक होना चाहिए, डुप्लीकेट से नहीं, नहीं तो 2 बार बुक हो जाएगी। एक ही बार बुक होना चाहिए। हमारे कंपनी के नाम पे ऑडिट, यानी क्लाइंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसके नाम पे होनी चाहिए इनवॉइस। आईटीसी का कंपोनेंट सही से रिकॉर्ड होना चाहिए, वो हमें चेक करना है। सही लेजर डेबिट हुआ है परचेज का, रिलेटेड पार्टी है तो अप्रूवल है, सैंपल साइज से सिलेक्ट करो कि प्राइस वगैरह सही है या नहीं। हो सकता है कोई परचेज कैपिटलाइज हो रही हो, अगर वो कोई मशीन वगैरह में यूज हो रही है इंस्टॉलेशन। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन चेक करें। कंप्लीट टेस्ट में वापस से वही ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, तो कट ऑफ टेस्ट लगा लीजिए। ट्रीटमेंट देख ले, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल। अब यहाँ पे आप देख लो एनालिटिकल प्रोसीजर्स 4 आपको दिए गए। इनमें आप एक रीजनेबलनेस चेक करते हो कि यार आपको जो दिख रहा है वो लग रहा है सही है, रीजनेबल है या नहीं है। तो व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स? क्या कर सकते हो? सबसे सही है कंजम्पशन एनालिसिस। क्या मतलब है? कार्स मैन्युफैक्चर्ड और टायर परचेज। क्या आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के क्रॉस चेक कर सकते हो? हाँ, साल भर में हमारी ओपनिंग क्लोजिंग कार का स्टॉक 0 था और साल भर में 1 लाख कार बनी। इसका मतलब साल भर में 5 लाख टायर आना चाहिए थे, स्टेप नहीं मिला के। आप देख लो कितनी परचेज हुई है, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, मैच हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है, मतलब अनरीजनेबल है, तो कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, मतलब आप ये देख लीजिए कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है,
वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या है, डिफरेंसेस लॉजिकल है। टर्नओवर रेशियो चेक कर लो, टर्नओवर से क्या प्रूव होता है कि भाई आपकी इन्वेंट्री मूव होती रह रही है तो ऑब्सोलीट नहीं होगी। फिर क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, वही जो कंजप्शन एनालिसिस बताया उसी तरह। ये तुम्हारा परचेज है। इसके बाद एक बड़ा खर्चा होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, एचआर के खर्चे में वापस से क्या चेक करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वो सारे एक्सपेंस आएंगे जो आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो, इंक्लूडिंग योर डायरेक्टर्स वगैरह। तो इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट विच यू पे टू एम्प्लॉयज फॉर देयर एफर्ट्स, प्लस इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान वगैरह ये सब है। तो पहले आपको सिस्टम समझना है कि कैसे रिक्रूट होते हैं, कैसे अप्रेजल होता है, रिटायर होते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है। फिर आप सिस्टम समझो, अटेंडेंस कैसे ली जाती है, पेमेंट कब किया जाता है, एम्प्लॉय मास्टर होता है जिसमें उसकी सैलरी, बेसिक डीए वगैरह सब लिखा हुआ होगा। फिर मंथली पेरोल रजिस्टर बनता है किसकी कितनी सैलरी है, जिसमें आपको पीएफ ईएसआई के डिडक्शंस करना पड़ेंगे और फिर सैलरी पे होगी। अब देखो ये सिस्टम कितना अच्छा है और इससे चेकिंग आप कितनी कम कर सकते हो। अगर अच्छा होगा तो चेकिंग कम, रैंडम बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट करके पूरा शुरू से आखिरी तक चेक करिए और फिर सब्सटेंशियल प्रोसीजर लगाइए। खर्चा एक्चुअल में हुआ है ये देखना है, कंप्लीटनेस, सारे खर्चे रिकॉर्ड हुए हैं और मेजरमेंट अमाउंट सही है। अमाउंट सही कैसे होएगा, तो पूरी अटेंडेंस के बेसिस पे ही तो आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक होगी, अटेंडेंस और उसका मास्टर रिकॉर्ड। पहले अटेंडेंस चेक करो, फिर देखो कोई घोस्ट वर्कर तो नहीं है, फिक्टिशियस एम्प्लॉय। क्या मतलब, कुछ कंपनीज में क्या होता है, एचआर मैनेजर 5-6 ऐसे ही नाम डाल देगा एम्प्लॉय के, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में क्या है 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब उसमें 5 एम्प्लॉय बढ़ा के भी दिखा दिए, किसी को पता नहीं पड़ता। तो एचआर मैनेजर क्या करता है, वो 5 एम्प्लॉय डमी डाल देता है, उसमें बैंक अकाउंट अपने ही डाल देता है, उसकी अटेंडेंस उसी के हाथ में, तो वो फर्जी बुक कर देता है। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, गलत है कंट्रोल। तो बढ़िया, हर महीने उनको तनख्वाह मिल रही है और वो तनख्वाह जा रही है एचआर मैनेजर के खाते। तो ये फिक्टिशियस एम्प्लॉय आप कैसे चेक करोगे, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है तो आप खुद फिजिकली चेक कर लो, एंट्री गेट हाउस पे हो रही है तो कौन कौन से एम्प्लॉय आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे कैप्चर हो रहा है। नहीं तो फिर आप एक सैंपल निकाल सकते हो एम्प्लॉय का और चेक कर सकते हो उसको कैसे। आप देख लीजिए, उन अकाउंट परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, उसका पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो फेक एम्प्लॉयज के ये सब नहीं होंगे, तो आप इससे भी क्रॉस कर सकते हो। जितने नए रिक्रूटमेंट हुए इस साल, उसमें आपको सैंपल बेसिस पे चेक करना चाहिए कि उनकी सैलरी की डिटेल सही से इनपुट की गई है। जितने रिजाइन कर गए उनकी सैलरी देना बंद हो गई है या नहीं, फाइनल कैलकुलेशन होगी। 12 महीने की सैलरी आप चेक करें और देखें कि एक कंपैरिजन कर लो कि भैया नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, एवरेज सैलरी क्या है, कितना खर्चा होना चाहिए। कोई भी अक्रूवल प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है बोनस की या मार्च की सैलरी की, तो वो बनी है या नहीं। पीएफ वगैरह में आप चेक कर लीजिए जमा हो रहा है या नहीं। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप लगा सकते हो, कितने एम्प्लॉई है, एवरेज क्या सैलरी है, कितना खर्चा बुक होना चाहिए। डेप्री में आपको क्या चेक करना है, एसेट की यूजफुल लाइफ में एसेट डिप्रिशिएट होता है, तो हमें चेक करना है बेसिकली पहले वही पॉलिसी क्या है आपकी। कंपनीज एक्ट वगैरह में भी लाइफ दी जाती है एसेट की, कॉस्ट से रेसिडुअल वैल्यू निकाल के डेप्री निकलता है। तो अमाउंट वैलिड है, एक्यूरेटली कैलकुलेटेड है, पूरे पीरियड का रिकॉर्ड हुआ है। कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन लगता है आजकल, आपने सुना होगा। मेथड सही है या नहीं, नॉर्मल है डेप्रिसिएशन, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से ही सारे पॉइंट लिखते। तो हमें एक तो चेक करना है कि डेप्रिसिएशन कंप्लीट है, यानी कि अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, अमाउंट सही से मेजर हुआ है और जहाँ जहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए रिकॉर्ड। तो पहले आप कंपनी के बिजनेस के सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लो, एसेट रजिस्टर चेक करो, नेचर ऑफ एसेट देखो, फिजिकली वेरीफाई करो, एडिशन डिलीशन, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन। इंटैंजिबल एसेट चेक करो, रेडी टू यूज से डेप्रिशिएट होता है, ना कि पुट टू यूज से। इनकम टैक्स में पुट टू यूज होता है, अकाउंट्स में रेडी। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग देख सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर हर जगह लिखी जा सकती है, बाकी लाइफ रेसिडुअल वैल्यू कंपेयर। इसके अलावा तुम्हें कोई भी दूसरा एक्सपेंस दिखता है तो तुम्हें उसमें ये 6 चीजें चेक करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। Whenever you have to verify vouch any expense, these things you have to check. क्या पीरियड, इस साल का खर्चा है या नहीं, क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू को कैपिटलाइज या वाइसे वर्सा तो नहीं कर दिया है आपने,
एविडेंस सपोर्टिंग इसकी बिल और वो प्रूफ है या नहीं है। क्लासिफिकेशन रेवेन्यू के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ हेड, आपने परचेज ऑफ स्टेशनरी को ऑफिस एक्सपेंस पे बुक करता है ताकि परचेज पे हेड। फिर ऑथराइजेशन उसका था या नहीं था, और उसका आपको रेलेवेंस चेक करना है कि वो बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस है। तो याद रखने का तरीका बता देता हूँ। देखो इसमें 3 पॉइंट तो क्लासिफिकेशन के, रेवेन्यू कैपिटल, कौन से हेड में, और बिजनेस या पर्सनल, 300 क्लासिफिकेशन हो गए। तो बचे 3, ये 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड, एक प्रूफ सपोर्टिंग है या नहीं है, और एक पावर, ऑथराइजेशन पावर। आप बोल सकते हो बेसिकली अदर एक्सपेंडिचर के केस में PPP PCC PCQ, 3 क्लासिफिकेशन के और 3 PPP, यानी क्या क्या हो गया, एक तो पावर ऑथराइजेशन है यानी पीरियड, इस पीरियड का रिकॉर्डेड इस पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं, और प्रूफ एविडेंस हमारे पास है या। तो हमें चेक क्या करना है, कोई भी खर्चे में वही अकरेंस हुआ है, कंप्लीट हुआ है, मेजरमेंट सही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक टाइप की परचेज के, आप क्या चेक करोगे। तो जैसे रेंट में आप क्या चेक करोगे, सीधी सी बात है, 12 महीने का रेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट से चेक कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कोई एस्केलेशन है, प्राइस बढ़ी है तो वेरीफाई कर लेंगे इंक्रीज सही है या नहीं है, पेमेंट चेक कर लेंगे। पावर और फ्यूल में आप क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रिसिटी है ये, वापस से 12 बिल होना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम से खर्चा कितना है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हैं, मंथ वाइज कैलकुलेशन देख सकते हैं, किसी महीने में बहुत ज़्यादा बड़ा कम हुआ तो। देन इंश्योरेंस में क्या देखोगे, प्रीपेड सही से बुक हुआ है, इस साल का खर्चा इस साल में बुक हुआ है, बस यही चेक करना और क्या, कॉमन सेंस ही आ रहा है। लीगल और प्रोफेशनल फीस पे आप क्या चेक करोगे, तो ये डिपेंड करता है। एक तो ऐसा होता है कई सारी कंपनियां क्या करती है, कुछ लॉ फर्म्स को साल भर के लिए रख लेती है, क्योंकि हम आपको हर महीने 25,000 25,000 पर मंथ देंगे, और हमारे जो भी इश्यूज है आप हमको बताते जाइएगा, अब जब भी लगेगा वो आपसे पूछेगी, आप जवाब देंगे। और अगर कभी कोर्ट पे केस फाइल करके अगर लड़दा हुआ तो उसके पैसे अलग, इसे रिटेनरशिप कहते हैं। एक कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर मंथ फिक्स दे रहे हैं और सर्विसेज ले रहे हैं जब जरूरत पड़े। तो यहाँ 12 महीने के खर्चे बुक होंगे, तो आप मंथ वाइज खर्चा देख सकते हो या कंसल्टेंट वाइज भी, कि किस लॉयर को कितने पैसे दिए। यहाँ ध्यान रखना, हो सकता है इसके कारण से आपको कोई लिटिगेशन भी पता पड़े, ऐसे 501 भी कहता है लिटिगेशन क्लेम्स के लिए लीगल एक्सपेंस वाउच करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है सारे खर्चे हर महीने फिक्स होंगे, कुछ नॉन रेकरिंग भी होंगे, कोई पर्टिकुलर केस लड़ने के लिए लॉयर को पैसा दिया तो वो अलग से चेक कर लीजिए। ट्रैवल रिपेयर और मेंटेनेंस में आप क्या चेक करोगे, सैम्पल बेसिस पे वेरीफाई करना पड़ेगा, पर्पस देख लो, पर्सनल तो नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दो, ट्रेंड देख लो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है ये देख लो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंडस्ट्री कंपेयर। बाकी जनरल खर्चों में आप क्या चेक करोगे, एक तो रीजनेबल है खर्चा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर कंपेयर कर लो, बहुत डिफरेंस है तो पूछ लो क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है पूरे। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, हर चैप्टर में जो जो चीज़ें आखिरी में आती है उस पर फोकस करता है और पूछ ही लेता है। क्या कारण है ऐसा करने का, मालूम है बच्चा थक जाता है आखिरी तक, और ये सीधे सीधे 3-3 4-4 मार्क के लिए इसमें 3-4 पॉइंट्स भी है सब। अब दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखना, न जाने क्यों आपके ICI के स्टडी मटेरियल में पुराने कोर्स के ये सब टॉपिक्स रखे हुए हैं, जिसके ऊपर पूरे मॉड्यूल में कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं है चैप्टर में, पर क्वेश्चन आंसर में पुराने क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये आज भी इनकॉर्पोरेटेड है कि गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बैंक की बोरोइंग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फॉरवर्ड ट्रैवल एक्सपेंस, कैपिटल सब्सिडी, इनकम टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, कैसे चेक करोगे, जबकि ये सब आपके मटेरियल से हट चुका है। तो मुझे लगता है एग्जाम में ये आना चाहिए, इसलिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आपके ICI के स्टडी मटेरियल में नहीं है, जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए ना उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर।
जैसे बोरोइंग फ्रॉम बैंक आपके प्रीवियस कोर्स में होता था पर अब है ही नहीं ऐसा, तो शायद इंस्टीट्यूट ने उसके क्वेश्चन आंसर हटाने रह गए। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्ट एक चीज जो किससे रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। और ये पूरा आपको ऑडिट में पढ़ना है पर ये है एक्चुअल में एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स में जब आप शेड्यूल 3 पढ़ते हैं, डिवीजन 1 एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे हर आइटम के डिस्क्लोजर्स दिए गए कि इस आइटम पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये चीजें डिस्क्लोज करना पड़ेगी। वो डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के नाम से रिस्पेक्टिव हेड में इस चैप्टर में दिए गए। तो जैसे पीपी में ऑडिटर क्या चेक करता है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर चेक करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ पीपी में ऑडिटर क्या चेक करेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर विल चेक वेदर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स इज गिवन और नॉट विच इंक्लूड्स, और पूरी जो शेड्यूल 3 की टर्म्स है वो दी ना। तो जैसे पीपी में आप देखोगे तो 4 चीजें डिस्क्लोज करना होती है। पहले तो आपको क्लास वाइज पीपी का डिस्क्लोजर देना पड़ता है और हर क्लास में आपको बताना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशन कितना है, क्लोजिंग कितना है, डेप्रिसिएशन ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग, सेल कितनी ड्यूरिंग द ईयर हुई है या राइट ऑफ हुए या रिवैल्यूएशन हुए या इम्पेयरमेंट या कितने एडजस्टमेंट्स हुए, और क्लोजिंग। तो हर क्लास के लिए एक रिकंसिलिएशन देना पड़ता है, ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस का मतलब होता है कॉस्ट और नेट का मतलब होता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एडिशन, डिस्पोजल, बिजनेस कॉम्बिनेशन की एक्विजिशन। रिवैल्यूएशन में अगर 10% से ज़्यादा का चेंज हुआ है किसी भी पर्टिकुलर आइटम ऑफ पीपी वे क्लासिफिकेशन में तो अलग से बताना पड़ता है। दूसरे एडजस्टमेंट लाइक डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। पीपी लीज होल्ड और फ्री होल्ड अलग अलग दिखाई जाती है और कोई भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है तो 5 साल तक बताना पड़ता है रिवैल्यूएशन होने के। ऐसे हर चीज के डिस्क्लोजर, इंटेंजिबल एसेट के वैसे ही डिस्क्लोजर है जैसे किसके, पीपी के। तो ये पूरा आप एडवांस अकाउंट्स में जो कवर करते हो था दोस्तों, ये आपको एक बार वापस से यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा। और मैंने कोशिश करके आपको क्या किया दोस्तों, यहाँ पे समरी चार्ट्स दिए जिससे कि आपको सारे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो शेड्यूल 3 के पूरे यहाँ पे दोबारा मिल जाए। ये पूरा शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट का है जिसमें डिस्क्लोजर्स दिए गए, ये पूरे वो है। इसमें आखिरी में एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन भी देना, कुछ डिस्क्लोजर्स अलग से आते हैं। तो ये सब आपका एडवांस अकाउंट्स का पार्ट है, आपको वहां से कवर करना है और यहाँ पर रिवाइज करना। तो चैप्टर 5 में हमारा डिस्कशन में हम इसको कवर नहीं कर रहे, वो एडवांस अकाउंट्स वाला पोर्शन है तो उसको वहां पर कवर करेंगे। बट यहाँ पे ऑडिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप 1 अगर आपका बाहर हो चुका है तो फिर आपको अलग से मेहनत करके इसको तैयार करना पड़ेगा। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, 101% आ सकते हैं। तो याद कैसे होएगा? तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो ये आपको एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया ना तो आपको कॉमन सेंस से भी याद आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें। एग्जैक्ट भले ही नहीं याद आता है पर राउंड अबाउट आ जाएगी। पर बहुत सारा कंटेंट है वो याद करने के लिए, थ्योरी है पूरी। ठीक है, तो उसको अभी अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। तो अभी अपन आज का डिस्कशन यहाँ पर कंक्लूड करते हैं दोस्तों। ये क्या हो गया हमारा पूरा डिस्कशन? दिस इज योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 6 ऑडिट, सॉरी चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अब इसके बाद अपन 6 और 7 देखेंगे जो वापस ऐसे बेस्ड चैप्टर। तो ये जगह पर दोस्तों मेरा रिवीजन में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको वो ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। ठीक है, ओके। चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, बट ऐसे क्या है, ये थ्योरी ऐसे ही बहुत हैवी हो गई है। टाइम तो है अपने पास पर मैं समझता हूँ ज़्यादा हो जाएगा। और ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है। अपन मस्त इसको फ्रेश करेंगे कल स्टार्ट। फिर उसके बाद 7 है आपका कंप्लीशन रिव्यू जिसमें 500 सीरीज के बचे हुए चैप्टर्स आपके, प्लस इधर उधर के जो दूसरे बचे हुए रह गए 450 to 60। चैप्टर 8 आएगा आपका, फिर वो है आपकी रिपोर्टिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड्स के सभी चैप्टर्स में से, रिपोर्टिंग। और ये चैप्टर 8 आपने कर लिया तो आपके सारे स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर भी कवर करें।
इसमें समय लगेगा, 3 लेक्चर लग जाएंगे ये सब कवर करने। और ये सारे स्टैंडर्ड बेस्ड अपने कवर हो गए, तो फिर अपन फिर लेफ्ट होंगे सिर्फ किससे, एक बैंक ऑडिट है, स्पेसिफिक चैप्टर है, और 2 वो आपके चैप्टर है कौन से, जो ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज होता है वो वाला चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर आपके बचते, बैंक ऑडिट और वो, फिर बीच में एक चैप्टर 3 हमने स्किप कर रखा। तो इस तरह से अपन उसको कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। कोई डाउट्स है किसी के तो पूछ लीजिए।